Welcome back, friends, to the last lecture of this subject, molecular biology, that is processing and modification of RNA. Let's begin. So basically हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं. So इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशंस जो होती हैं mRNA में, ठीक है, या डीएनए में, उसकी बात करेंगे. तो mRNA प्रोसेसिंग मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थ्रू विच mRNA strands acquires its mature form. प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि उसे नॉन फंक्शनल फॉर्म से फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना. ओके, तो बन तो गया है, प्रिपेयर हो गया है, पर उसे फंक्शनल भी तो बनाना है. तो उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग या कुछ मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस होती हैं या स्टेप्स होती हैं, उसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको यहाँ mRNA स्ट्रैंड दिख रहा है. ओके, ठीक है. तो किस तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है आप यहाँ देख सकते हैं. ओके, देन सेम पिक्चर यहाँ पे भी दिखाया गया है राइबोसोम्स के साथ किस तरह. ये देखिए mRNA है, यहाँ अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस हो रहा है. ओके, एंड दिस इज tRNA. ठीक है, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, इस तरह से आपस में आकर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. यही चीज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो स्प्लिट जीन्स, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स. तो आप लोगों ने बहुत बार इंट्रॉन्स एक्सॉन्स के बारे में सुना होगा. जो mRNA सीक्वेंस बनकर तैयार हुई है, पहले के लेक्चर्स को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ा, रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ा है ना. तो उन सब को देखते हुए हम अगर कंसिडर करें कि हमारा डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होने पर mRNA स्ट्रैंड बना रहा था, और उस mRNA स्ट्रैंड्स के पर कुछ पोजीशंस पर या कुछ लोकेशंस पे, लोकेशंस को हम कुछ नाम से जानते हैं जिन्हें हम स्प्लिट जीन्स कहते हैं, या फिर हम उन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं, या फिर उन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं. ओके, तो इंट्रॉन रिप्रेजेंट द इंट्राजेनिक रीजन. ठीक है, इंट्रॉन इंट्राजेनिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है विच इज प्रेजेंट विद इन अ जीन. इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट बिटवीन टू एक्सॉन. तो ये अगर एक mRNA सीक्वेंस है तो दो एक्सॉन्स के बीच में एक इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है. ओके, और इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है प्रोसेसिंग के दौरान. वही हम इस लेसन में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, mRNA प्रोसेसिंग अगर हम देखेंगे तो इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और सारे एक्सॉन्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, और इस तरह से पूरा स्ट्रैंड बनाते हैं जो कि एक मैच्योर mRNA बनाता है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. सो इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ mRNA. इसलिए इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है क्योंकि वो नॉन कोडिंग है, उनका कोई यूज नहीं है. which are spliced from heteronuclear RNA before translation or protein synthesis. ठीक है, स्प्लाइस मतलब निकाल दिया जाता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए मतलब जो कि इमेच्योर फॉर्म में है. इंट्रॉन्स आर फाउंड इन द जीन्स ऑफ मेनी यूकैरियोटिक organisms and also some viruses. Okay, these are however not found in prokaryotes. Remember, introns are not found in prokaryotes but still found in some viruses. इंट्रॉन्स आर दी नॉन कोडिंग पार्ट, हमने बात कर ली है, विच इज रिमूव्ड बिफोर ट्रांसलेशन आरएनए स्प्लाइसिंग टू फॉर्म mRNA. देन जो ये रिमूवल है, इंट्रॉन रिमूवल के प्रोसेस को ही स्प्लाइसिंग कहा जाता है. द सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन्स चेंजेस फ्रीक्वेंटली ओवर टाइम. इन अदर वर्ड्स दे आर लेस कंजर्व. इंट्रॉन्स के जो रीजंस हैं वो स्प्लिट करके, इसको कट करके हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके सीक्वेंस जो है वो टाइम के हिसाब से फ्रीक्वेंटली बदलते रहते हैं. ओके, इसलिए हम कह सकते हैं वो कि लेस कंजर्व्ड है. डिफरेंट इंट्रॉन्स आर आल्सो लॉस्ट एंड गेन्ड थ्रू आउट इवोल्यूशन एज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट यूकैरियोट्स. तो इंट्रॉन्स लॉस्ट और गेन होते रहते हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स.
and their function. So 4 distinct type of introns have been identified. So introns in protein coding genes removed by spliceosomes, introns in tRNA genes, protein coding genes मतलब mRNA बनेगा, mRNA genes है protein coding genes का मतलब, okay. Then tRNA which is removed by protein, cell splicing intron which catalyze, खुद को ही splice करने वाले introns भी होते हैं, which catalyze their own removal of from mRNA, tRNA and rRNA precursors. तो कुछ सेल स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स होते हैं जो खुद को खुद ही कट करके रिमूव कर सकते हैं। वो कौन से पोजीशन को यूज करते हैं कट करने के लिए? गुआनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरह से हम कह सकते हैं स्प्लाइसिंग होती है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग। सेल स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स विच डू नॉट रिक्वायर जीटीपी in order to remove themselves, that is group 2. So group 2 को GTP की जरूरत नहीं है स्प्लाइस करने के लिए, कट करने के लिए, ग्रुप 1 को है। तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हमारे जो भी mRNA या कोडिंग सीक्वेंस है उसमें कुछ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस आ जाती हैं जो कि नॉन कोडिंग होती हैं, जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। उन्हें हमें रिमूव करना होता है प्रोटीन सिंथेसिस से पहले, क्योंकि वो एज अ वेस्ट जैसे हैं, उनका प्रोटीन कोडिंग में कोई खास यूज नहीं होता, इसलिए उन्हें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग टेक्निक से रिमूव कर दिया जाता है, बस। और हमने इसमें और कुछ बड़ा पढ़ा नहीं है, इतना ही समझना है। इंट्रॉन फंक्शन, it has been shown that introns play an important role in regulation and expression. Then it increases the gene length, increases the crossing over, recombination, है ना? जितनी लेंथ बढ़ेगी रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन बढ़ाता है। इंट्रॉन्स के क्या यूज हैं वो हम देख रहे हैं। एक्सॉन शफलिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग स्प्लाइस अलाउ करता है, अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग भी होता है। दिस अलाउज अ सिंगल जीन टू एनकोड multiple proteins as the exons can be assembled in multiple ways. तो इंट्रॉन्स की वजह से ही मल्टीपल स्प्लाइसिंग हो सकती है, यानी कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हो सकती है। मतलब कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ जीन्स जो हैं वो कुछ अलग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स वगैरह के एग्जाम्पल एपोलिपोप्रोटीन्स, एपोB100, इस तरह के प्रोटीन्स जो है उनमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग देखी गई है, ओके। तो इंट्रॉन के काफी सारे फंक्शंस है। इवन हम कह सकते हैं कि वो म्यूटेशन से बचने के लिए भी मदद करते हैं, ठीक है। इंट्रॉन्स या फिर हम कह सकते हैं जिस तरह सैटेलाइट डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं, उस तरह इंट्रॉन्स का भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है जीन्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सॉन्स एंड इन फंक्शन। तो अभी तक हमने इंट्रॉन और उसका फंक्शन देख लिया है, अब हम देखेंगे एक्सॉन एंड इट्स फंक्शन। तो कोडिंग रीजन ऑफ जीन को हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन एनकोड करने के लिए एक्सॉन की ही जरूरत होती है। एक्सॉन आर पीसेस ऑफ कोडिंग डीएनए, ठीक है। देन yes, so exon and introns allows for a greater molecular evolution. Exon shuffling occurs when exons on sister chromosomes are exchanged during recombination. Multiple protein can be translated, okay, different combinations बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सॉन्स के फंक्शंस तो एक्चुअली मेजरली एक्सॉन ही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, तो वही उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इंट्रॉन तो हम लेते नहीं है। मैच्योर एमआरएनए में एक्सॉन ही आता है। आरएनए स्प्लाइसिंग, तो अब आती है एक्चुअल स्प्लाइसिंग की बात। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन बाय, फिर से हम वही बात डिस्कस कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इंट्रॉन्स को रिमूव करना ही आरएनए स्प्लाइसिंग है ना। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स बाय एक्सीशन इन यूकैरियोटिक प्री एमआरएनएज इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। प्री एमआरएनए यानी कि इमेच्योर एमआरएनए है, प्राइमरी एमआरएनए है, उनको इंट्रॉन्स रिमूव करने के बाद ही हम मैच्योर एमआरएनए के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, और उस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस और इंट्रॉन्स
and joining of the coding sequences or exon. ठीक है, so in mature mRNA coding sequences corresponds to exons and are continuous. Mature spliced mRNA is an accurate template for protein synthesis. तो यहाँ सेम बात को नोट्स की तरह बनाने के लिए रिपीट किया गया है. आपको इतना समझना है कि आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रॉन्स को रिमूव करना. ठीक है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सॉन्स को साथ में जोड़ना, क्योंकि एक्सॉन्स ही मेच्योर एमआरएनए का पार्ट है, वही प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करने वाले हैं. नेक्स्ट, स्प्लाइसोसोम मशीनरी. तो अब स्प्लाइसोसोम किस तरह से काम करता है, चलिए वो शॉर्ट में देख लेते हैं. आरएनए स्प्लाइसिंग इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसोसोम. तो स्प्लाइसोसोम जो है वो आरएनए स्प्लाइसिंग करेगा. अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इंट्रॉन्स रिमूवल की बात कर रहे थे, वही उसे इंट्रॉन्स को कौन रिमूव करेगा, स्प्लाइसोसोम रिमूव करेगा. अच्छा, स्प्लाइसोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, इस तरह से 5 न्यूक्लियर एमआरएनए से मिलकर बना होता है स्प्लाइसोसोम. तो वो होते हैं U1, U2, U4, U5, U6. US नहीं है, U6 है, U5 है वो. ओके, U3 नहीं होता, U3 एब्सेंट होता है. ओके, तो ये जो स्प्लाइसोसोम के ये कॉम्प्लेक्स है, यही स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं. ठीक है, इनके ही कॉम्बिनेशन जो है स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं. इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स या SNRP कहा जाता है. These are mostly confined within the nucleus of eukaryotic cells. न्यूक्लियस में बनाया जाता है. ठीक है, और वही कन्फाइंड यानी कि वहीं पाए जाते हैं. ओके, तो इस तरह से स्प्लाइसोसोम का क्या फंक्शन है वो हम देख रहे हैं. So in addition to working on RNA-RNA interaction, also involved in RNA-protein interaction, functions as an editor that selectively cuts out unnecessary correct material and adding correct materials or intron to produce a functional final cut. Many functions of spliceosome are carried out by RNAs rather by proteins. So all spliceosomes are involved in both removal of introns and ligation of remaining exon. तो जो इंट्रॉन बीच में है उसको उड़ा दो, कट कर दो और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दो. तो इस तरह से एक्सॉन्स हैं इंटरवल्स में. ठीक है, और इस तरह से इंट्रॉन्स हैं. मान लीजिए इंट्रॉन्स एक्सॉन्स से लंबे होते हैं. ओके, इस तरह से. तो इनको हम कट करेंगे स्प्लाइसोसोम की मदद से, और सारे एक्सॉन्स जो पहले थे उनको अब हम इस तरह से जोड़ देंगे. इंट्रॉन्स हट गया, एक्सॉन रह गया. ओके, सो आई होप ये भी समझ आ गया. नेक्स्ट थिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. अब ये यहाँ पे भी वही सेम बात जो मैंने एक्सप्लेन की आपको वही बताई गई है, बस टेक्निक बताई गई है कि इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एट स्पेसिफिक सीक्वेंस एट 5' एंड 3' एंड्स ऑफ इंट्रॉन्स नोन एज स्प्लाइस साइट. ठीक है, तो उनकी स्पेसिफिक स्प्लाइस साइट होती है इंट्रॉन की, वहां से उन्हें कट करके रिमूव किया जाता है. सेल्फ स्प्लाइसिंग, तो जो खुद को खुद करते हैं, स्प्लाइस कर देते हैं, उन्हें हम सेल्फ स्प्लाइसिंग कहते हैं. तो उनमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. हम स्पेसिफिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में पढ़ते हैं. तो सेल्फ स्प्लाइसिंग में क्या होता है, 5' स्प्लाइस साइट इज रिकॉग्नाइज्ड by short sequence element of intron called as internal guide sequence. 5' splice site को ढूंढा जाता है क्योंकि वहीं पे जाके कट करना है ना इंट्रॉन को. ओके, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एसेंशियल मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को एनहांस या फिर बढ़ाने के लिए. ठीक है, ओके. देन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या करती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकती है. जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है कुछ लिपिड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एपोलिपो 100, ठीक है, एपोलिपो B100. ठीक है, इस तरह के जो प्रोटीन्स है वहां पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस बनेंगे. ठीक है, कुछ 100,000 अमीनो एसिड के सीक्वेंस बनेंगे, mRNA जीन्स के सीक्वेंस बनेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा, है ना. अगर 1000 का कॉम्बिनेशन है तो एक प्रोटीन बनेगा, 2000 का कॉम्बिनेशन है तो दूसरा प्रोटीन बनेगा.
तो इस तरह से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी, हमेशा जिस जगह पे स्प्लाइसिंग होती है वहां नहीं हो रही है और थोड़ा सा जीन सीक्वेंस जो है वो बदल रहा है, ठीक है, उससे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं और उससे कॉम्प्लेक्सिटी और वेरिएशन बढ़ता है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं tRNA स्प्लाइसिंग के बारे में। लाइक इन mRNA द जीन्स इन tRNA ऑल्सो इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, ठीक है, तो tRNA भी इंट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो tRNA के का जो स्प्लाइसिंग है वो एंजाइम्स से होता है, एंजाइम की मदद से होता है और ATP की मदद से होता है। tRNA splicing occurs in bacteria, archaea, eukarya, बट मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग है तीनों में। इन बैक्टीरिया द इंट्रॉन्स इन tRNA are cell splicing. In archaea, eukarya, however, tRNA splicing reaction occurs in 3 steps. Okay, next. So इसमें से हम जो steps देखेंगे वो कौन से हैं? RNA editing types, बेस इंसर्शन और डिलीशन, बेस सब्स्टिट्यूशन और एक थर्ड टाइप हम देखने वाले हैं, आरएनए एडिटिंग एंड इट्स टाइप। सो स्प्लाइसिंग की बात हो रही है, आरएनए एडिटिंग मतलब, ठीक है, तो यहाँ बेस इंसर्शन टाइप है, सो यू इंसर्शन एंड सी इंसर्शन टाइप है। सो यू इंसर्शन, माइटोकॉन्ड्रिया इज कैटलाइज्ड बाय एडिट सम थ्रू क्लीवेज, एडिशन और रिमूवल एंड लाइगेशन यूटिलाइजिंग गाइड आरएनएस, ठीक है, गाइड आरएनएस की मदद से बेस इंसर्शन, अगर इंसर्ट करना है कोई बेस तो, या फिर रिमूव करना है यानी कि डिलीशन टाइप, तो यहाँ पे आरएनएस की मदद से, गाइड आरएनएस की मदद से कर सकते हैं। सी इंसर्शन, डाइन्यूक्लियोटाइड एडिटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज अचीव बाय स्लीपरी ट्रांसक्रिप्शन। तो सी इंसर्शन में ये सारे डाइन्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन किया जा सकता है आरएनए एडिटिंग। तो आरएनए एडिटिंग बेसिकली क्या है वो देख लेते हैं। इट्स अ आरएनए मॉडिफिकेशन, जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे, ये भी एक मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, और थ्रू विच सम सेल्स कैन मेक डिस्क्रीट चेंजेस to specific nucleotide within an RNA molecule after it has been generated by RNA polymerase. RNA polymerase से mRNA बन जाने के बाद उसको स्प्लाइसिंग किया और उसकी एडिटिंग भी की जा सकती है, जो कि यहाँ हम देख रहे हैं। एडिटिंग कैसे करेंगे? बेस इंसर्शन, डिलीशन, बेस सब्स्टिट्यूशन, मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो आप बेस हम इंसर्ट क्या कर सकती है सेल, डिलीट कर सकती है जो बेस नहीं चाहिए, बेस सब्स्टिट्यूट कर सकती है यानी कि एक के जगह दूसरे को, जैसे कि CUNAI, ठीक है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो रिप्लेसेबल है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इन्हें सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम एक के जगह दूसरा काम कर सकता है, ठीक है, A to G, UA, U to G, तो इस तरह से ये भी आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर्स, अगर हम ध्यान से राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम थोड़े से डिफर करते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट 50S का माना जाता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है S, मतलब 30S का स्मॉल, टोटल 70S in prokaryotic system. In eukaryotic system, the ribosome is 80S type, where the large subunit is 60S type and the small subunit is 40S type. हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो लार्ज सब यूनिट में 5S RNA एंड 23S RNA का कॉम्बिनेशन रहता है, स्मॉल में 16S RNA का, ठीक है। उसी तरह यूकैरियोटिक राइबोसोम में 60S सब यूनिट में 5S RNA, 5.S, 20S RNA एंड 40 सब यूनिट में 18S RNA का कॉम्बिनेशन है। ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नेक्स्ट देखते हैं mRNA. The name was proposed by Jacob and Monod in 1961. mRNA के बारे में थोड़ी information. It forms 3 to 5% of total RNA of a cell. Molecular weight 5, around हम कह सकते हैं 5 lakh kilodalton
ओके, यहाँ पे kd मेंशन करना होता है, kd मीन्स किलो डाल्टन। इट इज लॉन्गेस्ट RNA, ठीक है, mRNA इज द लॉन्गेस्ट RNA, ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, लीनियर, स्ट्रेट। तो ये सारे फीचर्स हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर अनपेयर्ड, बेस पेयरिंग इज टोटली एब्सेंट क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है। The sequence of 3 successive unpaired nitrogenous bases present on mRNA is codon। अभी हमें पता है codon क्या होते हैं। Each codon specifies one amino acid as it forms site or template for synthesis of protein. It has two ends, 5' and 3'। Very easy। सारी बातें हमें almost कहीं ना कहीं सुनी है, डिस्कस की है। नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ tRNA। तो tRNA चार्जिंग का जो है प्रोसेस वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना होता है। ओके, तो tRNA को चार्ज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड, हम कह सकते हैं प्रोटीन या एंजाइम है। ओके, हम यहाँ पे अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो मदद कौन करता है? tRNA भी मदद करता है उसमें, राइबोसोम rRNA मदद करता है, mRNA तो खुद टेम्पलेट लेकर आया है कि क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन उसी के पास है। ओके, refers to the attachment of amino acid to its transfer। तो यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो है वो काम करता है, वो है अमीनो एसाइड tRNA सिंथेटेज, जो आपको ध्यान में रखना है। और ये ATP को ब्रेक करके AMP में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप को वो यूटिलाइज करता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अमीनो एसिड tRNA synthetase recognize a specific sequence in certain region of tRNA. The tRNA covalently bonds to the appropriate amino acid at 3'। So CCA end होता है। अभी आप tRNA के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं। ओके, पहले भी मैंने जब पढ़ाया आपको तो मैंने tRNA का स्ट्रक्चर दिखाया है, वहां आप देखिए CCN एक्सेप्टर आर्म करके हमने पढ़ा था। तो उस एंड में अमीनो एसिड्स की जो है वो ज्वाइनिंग होती है, एंड टू डिस्प्लेस AMP एंड अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स इज देन रिलीज फ्रॉम द एंजाइम। सो एंजाइम जो है वो ATP को ATP लेता है, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज जो है वो ATP लेता है और अमीनो एसिड लेता है। ATP से एनर्जी यूटिलाइज करके वो जो हम कह सकते हैं अमीनो एसिड को एक्टिव करता है या चार्ज करता है, फिर उसे फर्दर ज्वाइन करता है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से 1 by 1 सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ता जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है डायग्राम, CCA एक्सेप्टर आर्म हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का tRNA का स्ट्रक्चर होता है। सो अब तक जो हमने बातें डिस्कस की हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये एंजाइम है अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज। एक अमीनो एसिड है यहाँ पर, ATP है, ठीक है। इन तीनों की जरूरत होती है एंजाइम के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे आप देखिए अमीनो एसिड है, फॉस्फेट बॉन्ड एक है, ठीक है, एडेनिन ग्रुप है। ओके, तो इस तरह से 2 फॉस्फेट जो है वो तोड़ दिए गए, AMP ही रहता है लास्ट में। ओके, और इस तरह से अमीनो एसिड्स और फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाते हैं, और tRNA जो है ये tRNA है। आपको येलो कलर का जो दिख रहा है वो tRNA है, उसका एक्सेप्टर आर्म जो है ये वाला चार्ज हो गया, किससे? अमीनो एसिड से चार्ज हो गया। ओके, अमीनो एसिड उसके ऊपर बाइंड हो गया। ओके, फर्दर अब ये अमीनो एसिड को कहाँ लेकर जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ हो रही है वहां। चलिए, सो प्रोटीन सिंथेसिस का ओवरऑल यहाँ हमें डायग्राम देखने को मिलेगा। तो अभी जब तक मैं जो एक्सप्लेन कर रही थी वो मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको फिर से पहले की स्टोरी में लेकर जाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले ये बात जाना था कि DNA स्ट्रैंड होता है, ठीक है। DNA, अगर DNA को ही बना ले तो हम उसे रेप्लिकेशन कहते थे। DNA mRNA बनाए तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से हमें mRNA मिला। मैंने आपको कहा उसमें कुछ कोडॉन्स होती हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन होती है, कहा था। और उस प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए राइबोसोम चाहिए, tRNA चाहिए और mRNA खुद चाहिए।
तो हमारे पास अब सब कुछ है, हम लास्ट स्टेज में आ चुके हैं बिल्कुल। तो हमारे पास सब कुछ है, अब हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस करना कैसे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज द चार्ज tRNA वी कैन से। अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, हमने अमीनो एसिड एक्सेप्टर ग्रुप एक्सेप्टर आर्म में अटैच करवा दिया अमीनो एसिड असेटिल tRNA सिंथेटेज एंजाइम की मदद से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हमारा mRNA, ये है हमारा tRNA, यहाँ राइबोसोम्स के लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई ट्रांसलेशन के लिए। यहाँ देखिए लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ mRNA राइबोसोम्स किस तरह से जुड़ गए, ठीक है, और यहाँ tRNA किस तरह से फिट हो गया। ठीक है, तो tRNA जो लार्ज सब यूनिट है उसमें 3 स्पेसेस होती हैं, 3 एरियाज होती हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहला यहाँ पे एंट्री साइट होती है, ठीक है, बीच में जहाँ tRNA का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पेप्टिडिल साइट है, और थर्ड वाला एग्जिट साइट है। यानी कि ए एंट्री साइट से tRNA एंटर करेगी, पेप्टिडिल साइट में अमीनो एसिड्स को जोड़ेगी, और ई साइड से एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, tRNA। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, देखिए किस तरह से अमीनो एसिड को एक 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 करके लाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और tRNA यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से एंटर करेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया इधर से एग्जिट कर रहा है तो यहाँ से एंटर करेगा। ओके, पर मिडिल वाला हमेशा पेप्टिडिल साइट ही होता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं एंट्री साइट में, या इसको आप चेंज कर सकते हैं एग्जिट साइट में। ठीक है, लेकिन ये एंट्री साइट होगी, पेप्टिडिल साइट होगी, देन एग्जिट साइट होगा। ठीक है, तो tRNA अपना अमीनो एसिड जोड़कर अब निकल गया है। तो इस तरह से अमीनो एसिड जुड़े और एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बना। ठीक है, फिर से ये प्रोसेस हो सकता है। ओके, जब जब प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी, तब तक। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन, उसे इनहिबिट करने वाले बहुत सारे ड्रग्स या केमिकल्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं। सो एंटीबायोटिक्स एंड क्लोरामफेनिकॉल आर द मेन इनहिबिटर्स। ठीक है, सो वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करने नहीं देंगे। इनहिबिटर्स और क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट ऑफ राइबोसोम्स को बाइंड कर जाते हैं, और फर्दर जो है स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंडिंग होने नहीं देंगे। ठीक है, देन वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन जैसे जो एंटीबायोटिक्स हैं या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये इंटरफियर करते हैं डिकोडिंग सेंटर ऑन दी 30 सब यूनिट। 30 सब यूनिट वाला जो राइबोसोम का 30 सब यूनिट जो है, छोटा वाला सब यूनिट, वहां नीचे डिकोडिंग सेंटर रहता है। यानी कि mRNA में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसे पढ़ने की कोशिश किया जाता है, डिकोड करने की कोशिश किया जाता है। वो कौन करता है, 30 सब यूनिट्स का डिकोडिंग सेंटर। तो उसे भी ये इंटरफेयर करके नॉन फंक्शनल कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। At low concentrations, these antibiotics affect translational accuracy, while at increased doses, they prevent formation of 30S initiation complex. तो पहले स्मॉल सब यूनिट आकर mRNA को बाइंड होता है, वहां वो उसे प्रिवेंट करेंगे, बाइंड नहीं होने देंगे mRNA के साथ। Despite the increasing incidence of antibiotic resistance, the aminoglycosides remain useful therapeutic drugs against gram-negative bacteria. So इस तरह से धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, और जैसे कि ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स कहाँ यूज किया जाता है, थेरेप्टिक एजेंट्स, ड्रग्स, इन सब चीज़ों में अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यूज किया जाता है। तो अगर हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं तो क्या होता है, वो स्पेसिफिकली उनके ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है और मार डालता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में कुछ कुछ बातें आती हैं, जैसे कि प्रोटियोलिसिस है, फॉस्फोराइलेशन है, ग्लाइकोसाइलेशन है। ठीक है, तो प्रोटियोलिसिस यानी कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना और फंक्शनल फॉर्म में बनना, जैसे कि इंसुलिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। ठीक है, और उसका फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस उसका प्रोटियोलिसिस ना हो, यानी कि डिग्रेडेशन ना हो।
ठीक है, प्रोटीन की मदद से। देन फॉस्फोराइलेशन है एडिशन ऑफ वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स टू द प्रोटीन। ग्लाइकोलाइसिस यानी कार्बोहाइड्रेट या शुगर मॉलिक्यूल्स का एडिशन। एंड लिंक्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाइक serine, threonine, O-linked glycosylation, N-linked occurs in endoplasmic reticulum, O-linked occurs in Golgi complex, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोसेस भी देखे जाते हैं। सल्फेशन यानी कि सल्फेट मॉडिफिकेशन या एडिशन, मिथाइलेशन है, हाइड्रोक्सिलेशन है। तो ये आपके नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सो बाकी इतना खास कुछ इस लेसन में था नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा प्रोसेस क्या है। ओके, सो आई होप आप सबको समझ आएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच। रिवाइज करिए, 2 बार ज़रूर देखिए इस एक वीडियो को, 2 बार देखेंगे तो कम्प्लीटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो बाय बाय।